हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मधुपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो एक मेहनती किसान था जिसे उस गांव के लोग उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानते थे। रमेश बहुत मेहनत करने के बावजूद गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे। रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव के किनारे बने एक छोटी टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती है। हे भगवान, ये किस जन्म के पाप हमें भोगने पड़ रहे हैं जो हमें इतनी गरीबी भरी जिंदगी काटनी पड़ रही है। न जाने हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अरे भाग्यवान, हम कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना नहीं देना ये तो भगवान के हाथ में ही है। हमारे सोचने से क्या होगा। तो फिर मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। जमींदार के पास से कितनी बार बुलावा आ चुका है कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं बाहर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का कम से कम महीने का राशन तो आएगा। ऐसी बात मत किया कर राज की माँ, तेरी बात मेरे दिल को ठेस पहुंचाती है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख होता है कि मेरी पत्नी किसी और के घर जाकर काम करे। ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो। मैं क्या ये सब अपने लिए सोच रही हूँ। मैं भी तो अपने बेटे राज के लिए ही सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ मीरा, लेकिन काम करने तू तो नहीं जाएगी। रमेश इसी चिंता से गांव घूम रहा था कि वो राज को अच्छा खाना तक नहीं दे पा रहा था। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता तो लोग उसकी गरीबी के कारण तंग करते थे। बहुत से लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। रमेश गांव के लोगों की बातों को चुपचाप सहन करता था। रमेश, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो। तुम हमेशा रहोगे तो गरीब ही क्यों ना तुम मान लो और कुछ और करने की कोशिश करो। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा आत्मसम्मान और मेरा बेटा है। मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करता हूँ और एक दिन मैं अपने बेटे को एक बेहतरीन जीवन दूंगा। मैं उसके सपने को नहीं छोड़ सकता। शंकर हंसते हुए चला गया। रमेश भी दुखी मन से वहां से चला गया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो उसका बेटा राज उसका इंतजार कर रहा था। रमेश ने घर आते ही राज से पूछा, पापा, लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं। हम इतने गरीब क्यों हैं। बेटा, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो मेहनत और धैर्य का मूल्य नहीं समझते। हम धन से गरीब जरूर है, लेकिन हम प्रेम और दृढ़ संकल्प से धनी है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। वो किसी को निराश नहीं करती है। इतना कहकर रमेश अपनी पत्नी मीरा को आवाज लगाने लगा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो। जल्दी से खाना लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। मीरा रमेश के लिए खाना लेकर आई। रमेश मीरा से थाली लेकर खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है और खाने लगता है। तभी वो रमेश से कहती है, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक दिन अपने खेतों में फावड़े से जमीन को खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से गिर रहा पानी जमीन को गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। इस समय वो अपने आप को बहुत लाचार और असहाय महसूस कर रहा था और गांव के जमींदार की तरह उसकी जमीन पर आग गड़ाए बैठा था कि कब रमेश उससे मदद मांगने आए और जमींदार उसकी जमीन हथिया ले। ये बात रमेश अच्छी तरह से जानता था। जमींदार जब भी कभी रमेश से मिलता तो हमेशा एक ही बात बोलता,
रमेश इधर उधर धक्के खाता रहता है। कितनी बार कहा है जमीन मुझे दे दे, मैं अच्छे दाम दे दूंगा। आप बड़े लोग हैं, मैं जानता हूँ कि आप जमीन के अच्छे दाम देंगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? पैसा तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आप अपने ट्यूबवेल का पानी दे दीजिए। मुफ्त में पानी नहीं मिलता, उसे पैसे देने पड़ते हैं। पानी चलवा दूंगा जमींदार साहब, पानी के पैसे ही दे दूंगा। पानी चलेगा। हर बार जब भी मैं पानी अपने खेतों में चलाऊंगा तो मैं उसके सारे पैसे दे दूंगा। अपना ट्यूबवेल ना लगवा लेता। फिर जमींदार और रमेश अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर रमेश फावड़ा लेकर अपने घर आ जाता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। पिछले हफ्ते थोड़ा सा ही गेहूं बचा था जो मैंने पिसवा लिया था, वो बस एक बार का बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं राज को क्या खिलाऊंगी। तुम अभी का तो खाना बनाओ, शाम तक देखता हूँ कहीं दिहाड़ी पर काम कर लूंगा। 2 रोटी का जुगाड़ कैसे ना कैसे कर ही लूंगा। मीरा खाना बना रही होती है और रमेश खेत में काम करने के लिए निकलता है। रमेश जैसे ही घर से बाहर जाता है तो देखता है कि सूट बूट में एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा रहता है। रमेश उसे बहुत पहचानने की कोशिश करता है। हाजी भाई साहब, किससे मिलना है? मैंने पहचाना नहीं आपको, ये बोलकर तो तूने मेरा दिल ही तोड़ दिया रमेश। मुझे लगा था कि दुनिया में कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, पर तू मुझे एक ही नज़र में पहचान जाएगा। बस यही हमारी दोस्ती है, मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। फिर रमेश ध्यान से उसका चेहरा देखता है। मोहन मेरे दोस्त, मैं कैसे पहचान नहीं पाया? जब तुम यहाँ से गए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कैसे जवान दिख रहे हो। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे राज की माँ, देख तो जरा कौन आया है। मीरा जल्दी से बाहर आती है। ये कौन है जी? मैंने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। भाभी जी नमस्ते। ये तो बावरा हो गया है कि ये बता देता है मेरा नाम मोहन है और हम दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त थे। अच्छा, आप मोहन भैया है? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। इनके मुंह से। अंदर चलिए भैया। मोहन जब रमेश के घर के अंदर जाता है तो उसे घर की हालत देखकर बड़ा सदमा सा लगता है। टूटी फूटी चारपाई, एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे थे, नीचे जमीन पर दरी बिछी हुई थी। ये सब क्या है रमेश? तुमने अपनी और घर की क्या हालत बना रखी है? कुछ मत पूछ दोस्त, पता ही नहीं चला, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। खेत में पैदावार नहीं होती, मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है। लोगों से पानी मांगता हूँ तो वो पैसे मांगते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही है। तो तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बताते भी कैसे, तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था और इस बीच में भी मैं कभी गांव में नहीं आया। ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि गांव कैसे आना हुआ और तेरे परिवार में कौन कौन है? शादी वादी हुई तेरी? भाई सब ठीक है, बाबा गुजर चुके हैं, अम्मा है और शादी भी हो चुकी है। मेरी बीवी पार्वती और एक बेटी भी है। कुछ समय बाद वो लोग भी गांव आएंगे। पहले मैं यहाँ पर उनके रहने का ठिकाना अच्छे से बना लूं। अरे तू तो इतना बड़ा बाबू बन गया है, फिर गांव क्यों आना हुआ? यार अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। वो तो बाबा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए हमें शहर जाना पड़ा, पर दिल तो मेरा गांव में ही रह गया था। मैं अपने खेतों में खेती करने की सोच रहा हूँ। वह दोनों बातें कर रहे थे, तब तक मीरा खाने के लिए जो भी रुखा सूखा घर में था वह मोहन के सामने रख देती है, जिसे मोहन बड़े मजे से खाता है और उसकी
भाभी की बहुत तारीफ करता है, भाभी बहुत अच्छा खाना बना रहा है। रमेश, मैं कृषि विभाग का प्रोफेसर हूँ और मैंने नई नई तरीकों की खेती करना सीखा है। मैं अब अपनी जमीनों पर खेती करूंगा। अगले दिन ही मोहन रमेश के साथ अपने खेत में ले जाता है और जमीन का मुआयना करता है और कुछ मजदूरों को बुलाकर काम पर लगवाता है। फिर रमेश के साथ जाकर वह बढ़िया किस्म के अलग अलग तरह के बीज लेकर आता है और वो उस खेत में हमें एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना है। अब हम हर मौसम के हिसाब से खेती कर सकते हैं। एक ही खेत में हम अलग अलग ही तरह की खेती करेंगे। मोहन जैसे जैसे रमेश को बोलता है वैसे वैसे अपनी खेती करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। 2 महीने बीतने के बाद उनका खेत हरा भरा हो जाता है। रमेश देखता है कि उसके खेतों में सब्जियां हो गई है, जिसे वो मोहन की मदद से मंडी में बेचता है और अच्छा मुनाफा कमाता है। और रमेश मोहन की बहुत तारीफ करता है और वो दोनों घर आते समय, मोहन, आज तेरी वजह से मैं इतने कम समय में इतना अच्छा मुनाफा कमा पाया। सच में तू किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया है। जब मैं पूरी तरह से ना उम्मीद हो गया था। कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों दोस्त थे और एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला फिर हमारा क्या फायदा। रमेश राज के लिए फल खरीद कर लाता है और सारे पैसे लाकर मीरा के हाथ में रख देता है। सच में मोहन भैया के आने से हमारी जिंदगी कितनी सुधर गई है। गांव के लोग भी उन दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगते हैं। देखो भाई, दोस्ती हो तो रमेश और मोहन जैसी, दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं और आज उनके हालात कितने अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और विहान कहानियों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।